नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली विश्लेषण की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें हर एक लगन की कुंडली और उसके मिलने वाले जो परिणाम होते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुला लगन के मामले में। तो तुला लगन और विवाह सुख, तुला लगन में विवाह सुख किस प्रकार से देखा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि यह जो कुंडली है वो तुला लगन की कुंडली है। और तुला लगन की कुंडली में विवाह सुख के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भावेश रूप से अगर देखा जाए तो मंगल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मंगल के जो दो राशियां है, मेष राशि और जो वृश्चिक राशि है, वो आपके सप्तम और द्वितीय भाव में आते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मंगल सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके कुंडली में मंगल की जो प्लेसमेंट है वो किस प्रकार की है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस कुंडली का, यह स्त्री की कुंडली है, इस कुंडली का जो सप्तमेश और जो धनेश है या फिर द्वितीयेश है, जो मंगल इनके भाग्य भाव में बैठा है मिथुन राशि में। अब यहाँ पर एक बात जान लेना आवश्यक है कि मिथुन जो राशि है वो मंगल की शत्रु राशि है। मंगल मतलब मिथुन राशि का जो स्वामी बुध है वो मंगल का शत्रु शत्रु है। इस वजह से जो मंगल है वो शत्रु भाव में है। यद्यपि वो भाग्य भाव में है लेकिन वो शत्रु भाव में है। उसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मंगल है वो वक्री भी है। ये जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कोई भी ग्रह जब भी वक्री होता है तो इसके भावेश तत्व से जो परिणाम होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और खास करके जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जैसे कि बुध है, मंगल है, शुक्र है, ये वे जब भी वक्री होते हैं तो इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो मंगल है वो वक्री है और भाग्य भाव में वक्री है, और वो भी इनके मतलब शत्रु राशि में, ये जो मिथुन राशि में ये जो मंगल है वो वक्री है। अब हम चर्चा करेंगे कि विवाह सुख का जो नैसर्गिक कारक होता है शुक्र, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार, उसकी जो प्लेसमेंट है वो किस प्रकार की है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो शुक्र है, ये शुक्र शत्रु राशि में है, मतलब कन्या राशि में है, शत्रु राशि में है। और इस राशि का जो स्वामी है, मतलब कन्या राशि का जो स्वामी है, वो बुध तुला राशि में है। लेकिन वो ये जो बुध है, ये बुध हर्षल की कंजंक्शन में है, युति योग में है। अब हर्षल नेपच्यून जो प्लेनेट है वो ऑक्टेन प्लेनेट है। मतलब ऐसे ये जो प्लेनेट है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर परिणाम देते हैं। अब यहाँ पर बुध हर्षल की जो युति है, इस वजह से बुध की राशि में जो भी ग्रह आएंगे वो पूरी तरह से नेगेटिव इफेक्ट देंगे। जैसे कि यहाँ पर मंगल भी है जो कि शत्रु राशि में है, और जो शुक्र है, तो शुक्र के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र जो है वो नेगेटिव इफेक्ट देने की संभावना काफी बढ़ती है। अब यहाँ पर यह जो मंगल की दृष्टि भी शुक्र पर है, और मंगल और शुक्र का केंद्र योग भी है, जिसे हम दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग कहते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो शुक्र जो है वो बहुत ही मालफिक हो चुका है, मतलब बहुत ही दूषित हो चुका है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो या इस कुंडली में विवाह सुख मिलना करीबन कठिन है। अब यहाँ पर और एक बात है जो कि महत्वपूर्ण है। किसी भी स्त्री के कुंडली में यदि रवि राहु की युति होती है तो विवाह सुख में बाधा आ सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रवि और राहु की युति है। मतलब रवि जो है वो 24 डिग्री पे है और जो राहु है वो 28 डिग्री पे है। तो इसे युति माना जाएगा, अप्लाइंग, क्योंकि जो राहु होता है वो वक्री अवस्था में चलता है, तो इसे अप्लाइंग एस्पेक्ट कहेंगे। तो ये जो युति है वो भी काफी ज्यादा हाईलाइट करती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस कुंडली में विवाह सुख के मामले में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह जो मंगल है सप्तम में जो भाग्य भाव में आया है, तो इसके कुछ परिणाम विवाह के बाद उनको काफी अच्छे मिले थे। मतलब ये जो स्त्री है उन्हें विवाह के बाद इसके कुछ अच्छे परिणाम भी मिले थे, लेकिन विवाह जो सुख था वो 3-4 साल साल से ज्यादा नहीं मिला। बहुत ही भयानक रूप से जो बातें उनके लाइफ में हुई थी। थोड़ी सी हम चंद्र कुंडली के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि चंद्र कुंडली होती है वो भी महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि ये चंद्र कुंडली है या फिर चंद्रमा की कुंडली है। चंद्रमा का जो सप्तमेश है, खुद ही चंद्रमा है, वह अपने से सप्तम भाव में जा चुका है। मतलब उसकी जो परिणाम है वो भी थोड़े से नेगेटिव है। अब यहाँ पर यदि आप नवमाश कुंडली में भी देखें, क्योंकि नवमाश कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब भी आप विवाह सुख के मामले में चर्चा करते हो। हालांकि नवमाश कुंडली और भी जो बातें हैं उससे भी वो उससे देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि विवाह सुख के मामले में, तो यहाँ पर यदि आप नवमाश कुंडली में देखें तो नवमाश कुंडली में जो शुक्र है वो मीन नवमाश में है, लेकिन उसके सामने ही चंद्र और शनि है। तो इसके वजह से भी जो शुक्र है वो काफी ज्यादा दूषित हो चुका है। अब हम
हम चर्चा करेंगे कि इस कुंडली के जो परिणाम हैं वो किस तरह। अभी हमें ये तो पता लग गया कि ऐसी इस प्रकार की अगर कुंडली है तो विवाह सुख के मामले में जो बातें हैं वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम में होती है। हमने इसमें चर्चा की भावेश तत्व के मामले में, मंगल के मामले में। उसी प्रकार जो नैसर्गिक कारक ग्रह है शुक्र, वो कुंडली में किस प्रकार का है, कौन से राशि में है, उस राशि का जो स्वामी है वो किस प्रकार का है, यही बात हमने मंगल के बारे में भी देखी। उसके बाद हमने चंद्र कुंडली के बारे में चर्चा की, या फिर उसके बाद हमने नवंश के बारे में भी चर्चा की या फिर देखा। तो इसके बाद ही हम इस पर पहुंच सकते हैं कि इस कुंडली में विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। तो यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे कि प्रत्यक्ष रूप में परिणाम किस प्रकार से मिल चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि यह जो कुंडली है वो स्त्री की कुंडली है। इस कुंडली में जो विवाह था वो काफी ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक उम्र में हुआ। अब विवाह होने के बाद इनको जो पति मिला था, प्रेम विवाह इनका हुआ था, क्योंकि मंगल के जो दृष्टि है वो शुक्र के ऊपर है, तो प्रेम विवाह होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते हैं। जो पति था वो काफी ज्यादा सेटल था, मतलब मतलब फाइनेंशियली काफी ज्यादा सेटल था, और वो यूएस में ही मतलब ज्यादा जाता आता रहता था। लेकिन यहाँ पर जब भी वो आया था, मतलब इंडिया में जब भी आया था, तब किसी कारणवश वो बाहर गए और 2-3 दिन नहीं आए घर पर। तो 2-3 दिन के बाद जब भी इन्होंने देखा कि कहाँ गुम हो गए हैं, तो उसके बाद उनको पता चला कि उनके जो पति थे वो गुजर चुके हैं, और उनकी जो मतलब डेड बॉडी थी उसका जो अंतिम दहन था वो भी इसी स्त्री ने किया। तो इतनी जो बात थी वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम पर इनको मिली, और विवाह के बाद करीबन 3-4 सालों में ही इनका जो विवाह सुख था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका। उसके बाद भी इन्होंने इन्होंने काफी ज्यादा सफर किया। मैंने जो पहली बात कही थी आपको कि किसी भी स्त्री की कुंडली में यदि रवि राहु की युति है तो विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं, और उनका जीवन है वो ठीक नहीं रहता। उसी प्रकार हालांकि इसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक होती है। मतलब ऐसा नहीं कि रवि राहु यदि किसी भी स्त्री के कुंडली में है तो आप इसी के प्रकार के प्रेडिक्ट करो, ऐसा नहीं है। पूरी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक हो जाती है। उसी प्रकार दूसरी जो बात है, देखिए जो मंगल है ये मंगल भूमि का भी कारक है और भ्रातृ कारक भी है। मतलब भाई बहन का जो सुख है वो भी मंगल से देखा जाता है। तो यहाँ पर मंगल के बारे में यदि देखा जाए, या फिर मंगल के जो बातें हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर ये जो मंगल है वो वक्री अवस्था में है और शत्रु राशि में है। तो इनका जो भाई है, अकेला एक भाई है, तो वो जो भाई है उसके बारे में भी वो थोड़ा सा साइकिक है, मतलब मनोविकार रुग्ण है। तो ये भी इनको जो फल था वो मंगल के रूप में मिला था। तो इनके जो पूरा जीवन था वो बहुत ज्यादा हेक्टिक रूप में गया। हालांकि इनको जो बच्चों का सुख था वो काफी अच्छा मिला है। मतलब बच्चों के बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इनका खुद का जीवन था, खास करके जो वैवाहिक जीवन था वो काफी बुरी तरह से हर्ट हुआ था। तो दोस्तों ये था तुला लगन के लिए जो विवाह सुख है वो किस तरह से देखा जा सकता है। विवाह सुख के लिए कौन सी जो बातें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप एक ही क्राइटेरिया पर नहीं जाना। किसी भी कुंडली में अगर आपको स्पेसिफिक किसी प्रेडिक्शन पर पहुंचना है तो काफी ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, उसके ऊपर ही आप मेजर करके आगे बढ़ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।